वेलकम बैक टू रीडेफाइड सिनॉप्सिस आईएएस। ये लेक्चर है जियोमॉर्फोलॉजी जो कि कॉमन है जियोलॉजी एंड जियोग्राफी ऑप्शनल्स दोनों के लिए। टॉपिक है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट का नाम है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोग्राफी ऑप्शनल में ये टॉपिक आता है फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट्स के अंडर, एंड जियोलॉजी ऑप्शनल में सेम टॉपिक आता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, यूनिट 2 में है। तो इसके लिए जो सोर्सेज रेफर किए गए हैं आपके सोर्सेज से कहीं ज़्यादा हैं। जियोमॉर्फोलॉजी बाय सविंदर सिंह, प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी बाय थॉर्नबरी, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिए हैं उन्हीं से हमने लिया है। आरजे हगेट का फंडामेंटल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, एंड जर्नल्स एंड रिसर्च पेपर्स लाइक जे स्टोर पेड सब्सक्रिप्शन होते हैं, आप में से कई लोगों के पास हो भी सकते हैं। शोधगंगा एंड इन्फलिबनेट, इसके अलावा जो भी चीज़ें और रेफ़र की जा सकती हैं वो सारी चीज़ रेफ़र की हुई हैं। तो आई डोंट थिंक कि आप इससे ज़्यादा और कोई नोट्स रेफ़र कर पाओगे। तो जब हम ये कहते हैं कि जब आप सिनॉप्सिस के कोर्सेज लेते हो आपको और कोई बुक पढ़ने की नीड नहीं है, तो वी आर नॉट ब्रैगिंग, वी आर टेलिंग कि इससे ज़्यादा पढ़ना पॉसिबल भी नहीं है। तो सिलेबस में ये यहाँ लिखा हुआ है, और जो रीडिफाइन किया है सिलेबस ज्योग्राफी ऑप्शनल का, उसमें वो एनीवेज पेपर 1 में ही आता है। ये वाला पार्ट सिंपल है, ये वाला पार्ट कोर जियोमॉर्फोलॉजी है। तो प्रीवियस ईयर देखें पहले, जो भी ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योग्राफी जियोमॉर्फोलॉजी या फिर फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट है, इनके ऊपर जो थ्योरीज हैं डब्ल्यू डी थॉर्नबरी की 9 थ्योरीज या इनफैक्ट 10 थ्योरीज, उन पर लगातार क्वेश्चन पूछे और सीधे पूछ लेता है। ये एक थ्योरी है जियोमॉर्फी प्रोसेस पर शॉर्ट नोट लिखो, ये उनका प्रोसेस कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। इस लेक्चर में हम ये वाला डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर इज अ डोमिनेंट कंट्रोल फैक्टर इन इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म। यही सेम क्वेश्चन यहाँ भी पूछा हुआ है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हैज अ डोमिनेंट कंट्रोल ऑन लैंडफॉर्म एंड इज रिफ्लेक्टेड ऑन देम। ये वाला 2018 में भी पूछ लिया था। तो इस तरह से क्वेश्चंस रिपीट तो होते ही हैं। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हो क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। ये भी एक थ्योरी है, लैंडफॉर्म्स बेयर मोर कॉम्प्लेक्सिटी देन सिंप्लिसिटी, देन जियोमॉर्फिक प्रोसेस जोनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन पूछ लिया। ये डायरेक्टली बुक से लिए हुए क्वेश्चंस हैं। अमेरिकन स्कूल ऑफ डिनोटेशन, ये थॉर्नबरी और सविंदर सिंह दोनों में चैप्टर 1 में ही है। तो देखते हैं फैक्टर 2। फैक्टर 1 हमारा जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, फैक्टर 2 जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। प्रोसेस के बाद स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इन जनरल जो हम नैरो सेंस में समझते हैं, स्ट्रक्चर मतलब कोई चीज़ कैसे दिखती है, कैसे बनी है, हार्ड है, सॉफ्ट है। तो बेसिकली जो जियोलॉजी में डिफाइन किया जाता है स्ट्रक्चर को, वो रिजल्ट है टेक्टोनिक फोर्सेस का, जो कि एंडोजेनेटिक मूवमेंट की वजह से आते हैं। 2 तरह के फोर्सेस होते हैं। सपोज ये अर्थ सरफेस है, सरफेस के अंदर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनको हम एंडोजेनेटिक कहते हैं, और जो सरफेस के बाहर जैसे इरोजन हो गया, डिनोडेशन हो गया, वेदरिंग हो गया, ये वाले, तो उनको हम एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में लाते हैं। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बेसिकली रिलेटेड टू एंडोजेनेटिक फोर्सेस। आरजे स्मॉल ने 1970 में ये कहा है, डब्ल्यू डी थॉर्नबरी ने भी कहा है, सब ने ये कहा है कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इज अ डोमिनेंट कंट्रोल फैक्टर इन इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म एंड इज रिफ्लेक्टेड इन देम। पहले तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले इस लाइन को ज़रूर डेसिफर करेंगे कि ये कहता क्या है, लेकिन एनीवेज डेसिफर करने से पहले एक बार स्ट्रक्चर की डेफिनेशन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आरजे स्मॉल ने कहा कि ये एक इंपॉर्टेंट रोल, इनफैक्ट डोमिनेंट रोल प्ले तो करता है लैंडफॉर्म डेवलपमेंट में, लेकिन रोल ऑफ एक्सोजेनेटिक फैक्टर्स कैन ऑल्सो नॉट बी इग्नोर्ड। जो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और उसको हम एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक दोनों ही फोर्सेस के कॉम्बिनेशन को लेकर समझ सकते हैं। तो जैसे कि डब्ल्यू डी थॉर्नबरी ने एक अपनी और थ्योरी में भी ये कहा है कि लैंडफॉर्म्स बेयर मोर कॉम्प्लेक्सिटी देन सिंप्लिसिटी। तो इस तरह हमेशा से होते हैं। तो E.H. ब्राउन ने अल्टीमेटली एक चीज़ कही थी कि ठीक है ये डोमिनेंट रोल प्ले करता है, दैट इज फाइन, लेकिन स्ट्रक्चर इज नॉट ऑलवेज द प्रिंसिपल कंट्रोल एंड नेवर द ओनली वन। ना तो ये हमेशा ही प्रिंसिपल कंट्रोल फैक्टर है, ना ही सिर्फ इकलौता है। तो फिर ये डोमिनेंट क्यों है? तो इसको समझने के लिए हम आते हैं थ्योरी पर। एक बार ये लाइन को समझ लेते हैं क्या है। ये कह रहा है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एक डोमिनेंट कंट्रोल फैक्टर है इन इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म। ठीक है, यहां तक ठीक है। और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट भी होता है उनमें। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जो हमारी कास्ट टोपोग्राफी होती है, अगर उनको आप पानी में रख दो तो उनमें इरोजन डिनोडेशन हो जाएगा।
ठीक है। तो कास्ट लैंडफॉर्म आपको दिखने लगेंगे। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। डिटेल में हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं ट्रायो, ठीक है। ट्रायो ऑफ WM डेविस की बात करें, चाहे किसी की भी बात करें, चाहे हम यहाँ पर चोरले की बात कर लें, उन्होंने बात की है। जियोलॉजी ऑप्शनल जो लोग पढ़ते हैं उनमें स्ट्रक्चरल जियोमॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चरल जियोलॉजी एक अलग से टॉपिक होता है। सबने बात तो की है स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज। स्टेज मतलब टाइम। ये मेजर कंट्रोल फैक्टर्स हैं इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स में। WM डेविस की थ्योरीज पढ़ाई जाती रही हैं हमेशा से। तो आज तक ऐसा कई बार हो चुका है, ऐसे जियोलॉजिस्ट हैं जो स्टेज या टाइम को मेजर फैक्टर मानने से मना करते हैं, चाहे वो लेटेस्ट थ्योरी हो जो आपकी 1950s के बाद डेवलप हुई हैं मॉडर्न जियोमॉर्फोलॉजिस्ट, ठीक है, चाहे वो JT हैक हो, स्कम हो, ये लोग, या फिर आपके पैंक हों। बहुत लोगों ने स्टेज को तो इग्नोर किया है कि ये ठीक है, फालतू चीज़ है, लेकिन आज तक शायद ही ऐसा कोई जियोलॉजिस्ट हुआ है जिसने प्रोसेस और स्ट्रक्चर की बात इग्नोर कर दी हो। तो रोल 1 जो कॉन्सेप्ट 1 है वहाँ हमने बात की है प्रोसेस की, कॉन्सेप्ट 2 है स्ट्रक्चर के बारे में। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखोगे। तो स्ट्रक्चर की डेफिनेशन एक बार हम डिफाइन करने की कोशिश करें। स्ट्रक्चर जिस तरह से जियोमॉर्फोलॉजी में यूज किया जाता है, नॉर्मली नैरो सेंस में यूज किया जाता है, और वो एंडोजेनेटिक फोर्सेस की तरह से यूज किया जाता है। एंडोजेनेटिक फोर्सेस जब हम पढ़ेंगे अर्थ मूवमेंट चैप्टर में, अर्थ मूवमेंट में आपके आते हैं एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। तो वहाँ पर बेसिकली स्ट्रक्चर से लोग मान लेते हैं फोल्ड है, फॉल्ट है, जॉइंट्स है, अनकन्फॉर्मिटी, यहाँ तक रख देते हैं। लेकिन WD थॉर्नबरी, ये थॉर्नबरी ने खुद डिफाइन किया है। उन्होंने कहा है कि स्ट्रक्चर सिर्फ इन चीज़ों तक नहीं, लेकिन ये हर उस चीज़ को इंक्लूड करता है जिस वे में अर्थ मटेरियल्स आउट मीन्स अर्थ से बाहर कुछ सामान निकलता है। लावा आपका निकल के मैग्मा में कन्वर्ट होता है, या फिर लैंडफॉर्म्स कार्व होते हैं, या फिर एक दूसरे से डिफर करते हैं फिजिकल और केमिकल एट्रीब्यूट में। स्ट्रक्चर में जो मेन रोल होता है केमिकल एट्रीब्यूट्स का होता है। उनकी स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर क्या है, मिनरलोजी क्या है, ये सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी आपको देखने ज़रूर पड़ेंगे, फोल्ड वगैरह। तो WD थॉर्नबरी डिफाइन करते हैं कि इसमें आते हैं रॉक एटीट्यूड, जॉइंट बेडिंग, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको इंडिविजुअली आनी भी चाहिए। रॉक एटीट्यूड में आते हैं आपके स्ट्राइक एंड डिप। स्ट्राइक एंड डिप दोनों को कलेक्टिवली हम रॉक एटीट्यूड बोलते हैं। अगर आपको ये फिगर याद हो तो इसमें अगर हम जो ये फिगर पढ़ते हैं तो ये वाली डायरेक्शन में जब हम बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं स्ट्राइक, और ये डिप एंगल। तो इनको एनीवेज हम इस लेक्चर में तो नहीं समझेंगे, लेकिन रॉक एटीट्यूड में स्ट्राइक और डिप दोनों आते हैं। जॉइंट्स मतलब दो जगह में यहाँ कोई जॉइंट टाइप आ गया। बेडिंग प्लेन कैसा है, फॉल्ट एंड फोल्ड कैसे हैं, राइट। फोल्डिंग इस तरह से होती है, फॉल्टिंग अगर आप देखो नॉर्मल एक ये हमारी रॉक स्ट्रक्चर है, इसमें यहाँ फोल्ड आ गया, तो अब इसकी जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसी दिखेगी इस टाइप से, ये नीचे या ऊपर मूव कर सकता है, फोल्ड आ गए। तो रॉक मैसिव, कितनी बड़ी रॉक है। अब रॉक अगर हार्ड होगी या उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल्स हैं या क्लेइंग मिनरल्स हैं, उसको सीमेंटिंग मिनरल्स हैं, वो अगर ज़्यादा अच्छे हैं तो रॉक मैसिव होगी। फिजिकल हार्डनेस क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल्स की, राइट। मिनरल्स की केमिकल अल्ट्रेशन के लिए सस्केप्टिबिलिटी क्या है, परमिएबिलिटी, पोरोसिटी क्या है, इसको हम इस लेक्चर के एंड में भी देखेंगे। इसके अलावा वेरियस अदर वेज, वो सब चीज़ें जिसकी वजह से रॉक एक दूसरे से डिफर करती है उसको हम स्ट्रक्चर कहेंगे। तो इस वजह से ही स्ट्रक्चर, जब ये सारी चीज़ें आ गई, स्ट्रक्चर ने आपका नेचर डिफाइन कर दिया रॉक का क्या है, तो स्ट्रक्चर की वजह से एक डोमिनेंट रोल आता ही है। लेकिन दिस डजंट मीन कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इज ऑलवेज एंड ओनली डोमिनेंट फैक्टर, ये हम बात कर ही चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इंट्रो में भी ये लाइन डाल सकते हो और कंक्लूजन में भी लाइन डाल सकते हो। एक बार समझते हैं डोमिनेंट कंट्रोल फैक्टर है कहाँ ये, राइट। इसमें से अगर आप डेफिनेशन देखना चाहो, परमिएबिलिटी की डेफिनेशन, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ रॉक फॉर पासिंग वाटर पास हो जाए, कैपेसिटी ऑफ रॉक फॉर अलाउइंग वाटर टू पास थ्रू इट, इसको हम परमिएबिलिटी कहते हैं। पोरोसिटी गैप्स होते हैं यहाँ पर, जैसे आपने पेट्रोलियम देखा होगा, तो पेट्रोलियम इन पोर्स में जमा हो जाता है। तो ये डेफिनेशन है, आपको इंडिविजुअली डेफिनेशन आनी चाहिए, 10 नंबर में कई बार पूछते हैं ये टर्म्स, ठीक। तो जो स्ट्रक्चर है इसके स्टैटिग्राफिक इंप्लीकेशंस हैं, इसकी स्टैटिग्राफी जो इस टाइप की चीज़ें होती हैं, राइट। स्ट्रक्चरल कंट्रोल जो होते हैं एजेंट ऑफ ग्रेडेशन पर भी वर्क करते हैं, जो एक्सोजेनेटिक फैक्टर्स हैं।
एक्सोजेनेटिक है, मीन्स प्रोसेस है। प्रोसेस में आपके आते हैं फ्लूवियल, प्लूवियल, विंड, एओलियन हो गया, ग्लेशियल, पेरीग्लेशियल, ये सारे फैक्टर्स वर्क तो करते हैं लेकिन स्ट्रक्चर पर। अगर हार्ड स्ट्रक्चर होगा तो उस पर प्रोसेस ऑब्वियसली कब इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस एक्सोजेनेटिक फोर्सेस को कंट्रोल करते हैं, जिनकी वजह से अल्टीमेटली शेप डिफाइन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इनिशियल स्टेज में आप देखोगे डेविएशन साइकिल में, वहाँ हार्ड रॉक होती हैं मोस्टली। माउंटेन बना है तो ऑब्वियसली वो सस्टेन करके गया होगा, प्लेन से ज़्यादा बेटर हो सकता है, इसकी हार्डनेस प्लेन से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर इरोड करना, इंटेंसिटी ऑफ वेदरिंग और इरोजन अगर आप देखो तो वो हमेशा वीक होगी, क्योंकि रेसिस्टेंट नेचर है स्ट्रक्चर का। लेकिन वो यहाँ प्लेन में देखो, जहाँ आप डिपोजिशन से प्लेन बन सकते हैं, ग्रेडेशन से बन सकते हैं, कई चीज़ों से बन सकते हैं, तो वहाँ पर रिलेटिवली लेस हार्ड या लेस रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर होगी। तो स्ट्रक्चर का मतलब हुआ एक्सोजेनेटिक फैक्टर्स हमेशा एंडोजेनेटिक फैक्टर्स से गवर्न तो होते ही हैं। तो थॉर्नबरी ये कहते हैं कि ठीक है, लार्ज सेंस में तो आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन नैरो सेंस में भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें क्या है कि फॉर एग्जांपल एक रॉक हॉरिजॉन्टल है, ये इस तरह से रॉक है, तो क्यों है वो? सेडिमेंटेशन की वजह से हॉरिजॉन्टल हो गई, या डिपिंग की वजह से, या फोल्डिंग की वजह से? ऐसी क्या चीज़ काम की उसमें कि वो रॉक हॉरिजॉन्टल है? तो आपको नैरो सेंस में हर एक फैक्टर के बारे में, हर एक प्रोसेस के बारे में तो पता ही होना चाहिए कि क्या फोल्डिंग है, क्या एटीट्यूड है, क्या स्ट्राइक डिप है, परमिएबिलिटी, पोरोसिटी, ये सब चीज़ें आपको इंडिविजुअली पता होनी चाहिए, उसके बिना आप कुछ डिफाइन नहीं कर पाओगे। मोस्टली ये देखा जाता है कि हम लोग बात करते हैं, इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस टू स्पीक ऑफ रॉक्स एज बीइंग हार्ड या रेसिस्टेंट है, या फिर हम कहते हैं ये वीक या नॉन रेसिस्टेंट है टू जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ये इन जनरल कहा जाता है हार्ड रॉक या सॉफ्ट रॉक, ये चीज़ कही जाती है जब हम इरोजन सरफेस पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं। अल्टीमेटली हम स्ट्रक्चर को मोस्ट ऑफ द टाइम हार्डनेस से कंपेयर करते हैं। तो ऐसी टर्म्स हमेशा रिलेटिव सेंस में यूज होते हैं, स्ट्रिक्टली फिजिकल सेंस में नहीं यूज कर सकते हो। एक रॉक हो सकता है हार्ड या रेसिस्टेंट हो एक प्रोसेस के लिए, लेकिन हो सकता है नॉन रेसिस्टेंट हो अदर प्रोसेस के लिए। इसका बेस्ट एग्जांपल आता है लाइमस्टोन या कास्ट टोपोग्राफी। लाइमस्टोन क्या करता है? जो लाइमस्टोन या आपकी डोलोमाइट, इस टाइप की रॉक्स हैं, ये रेसिस्टेंट होती हैं ड्राई एरियाज़ के लिए, विंड जैसे प्रोसेस के लिए, इनके लिए तो ये रेसिस्टेंट हैं। लेकिन ये ह्यूमिड कंडीशन या वाटर हो गया, उनके लिए रेसिस्टेंट नहीं है। इमीडिएटली इनमें वेदरिंग आपको देखने को मिलेगी, डिनोडेशन देखने को मिलेगा। तो जो ये टर्म्स है ना, हार्डनेस या सॉफ्टनेस, जिनसे हम स्ट्रक्चर को मान के चलते हैं, तो बेसिकली वो तो आपका एक रिलेटिव प्रोसेस है। और वेरिंग क्लाइमेट कंडीशंस में भी अलग अलग डिग्री का रेसिस्टेंस दिख सकता है। हो सकता है जो हीटेड एरिया हो वहाँ पर इग्नेस टोपोग्राफी में ज़्यादा आपको क्रैक्स वगैरह देखने को मिलें, लेकिन कोल्ड एरियाज़ में या नॉर्मल टेम्परेट जोन्स में उतने ज़्यादा आपको जॉइंट्स एंड फॉल्टिंग ये सब चीज़ें ना दिखें। तो क्लाइमेट का भी एक अपना रोल होता है। जब हम लास्ट थ्योरी पढ़ेंगे डब्ल्यू.डी. थॉर्नबरी की, जिसमें क्लाइमेट का कंट्रोल फैक्टर की हम बात करेंगे, जो कि है ईच क्लाइमेट टाइप प्रोड्यूसेस इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक असेंबलेज ऑन लैंडफॉर्म। ठीक है, तो क्लाइमेटिक जियोमॉर्फोलॉजी, उसमें इस चीज़ को हम और डिटेल में समझेंगे। सारी थ्योरीज जो हैं थॉर्नबरी की रिलेटेड है, और अगर आपने इन थ्योरीज को अप्लाई करना सीख लिया तो फिर ज्योग्राफी ऑप्शनल में या जियोलॉजी में आपको एटलीस्ट पेपर 1 में 170 प्लस जाने से कोई नहीं रोक सकता। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे स्ट्रक्चर के रोल को, या विजिबिलिटी कैसी है? आपने कह दिया स्ट्रक्चर एक डोमिनेंट कंट्रोल फैक्टर है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन हमेशा टफ है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ये एज्यूम तो करते हैं स्ट्रक्चर पहले बनी है, बाद में फॉर्म्स या प्रोसेस आया। पहले रॉक बनी होगी, स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू जेनेसिस ऑफ रॉक, एंडोजेनेटिक फैक्टर लावा जो बाहर निकल के आया उससे स्ट्रक्चर रिलेटेड है, लेकिन जो एक्सोजेनेटिक फैक्टर है वो बाद में काम कर रहे हैं। तो हम ये मान के तो यही चलते हैं कि जो रॉक स्ट्रक्चर्स हैं पहले ही इस्टेब्लिश हो गई थी, बाद में एक्सोजेनेटिक फोर्सेस या और दूसरे फोर्सेस ने काम करना शुरू किया, इससे जियोमॉर्फिक फॉर्म्स या लैंड फॉर्म्स बनने शुरू हुए। जियोमॉर्फिक फॉर्म्स एंड लैंड फॉर्म एक ही चीज है। तो इन जनरल ये रिलेशंस ऑब्वियस हैं और टोपोग्राफिक फीचर्स आपको क्लियरली दिख जाते हैं स्ट्रक्चर और प्रोसेस दोनों के कॉम्बिनेशन से। पहले स्ट्रक्चर आएगा, उस पर कोई ना कोई प्रोसेस एक्सटर्नल एक्ट करेगा। और जो इस तरह के स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं ये इतने पुराने भी हो सकते हैं कि वो पीरियड ऑफ डायस्ट्रोफिज्म तक के हों,
जब हम अर्थ मूवमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ डायस्ट्रॉफिज्म पढ़ेंगे, जिनका मतलब होता है स्लो मूवमेंट आप कह सकते हो, जिसमें बेसिकली एपिरोजेनेटिक एंड ओरियोजेनेटिक फोर्सेज आते हैं। दूसरा डायस्ट्रॉफिज्म के अलावा होते हैं सडन मूवमेंट, जिनमें आपके वोल्केनो हो गए, अर्थक्वेक्स हो गए। तो डायस्ट्रॉफिज्म जब धरती बन रही थी, कई बार तो ऐसे स्ट्रक्चरल फीचर उतने पुराने भी हैं, ठीक है, लेकिन जो लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस डिन्यूडेशन प्रोसेस चल रहा है उसकी वजह से, चाहे हार्ड रॉक हो चाहे सॉफ्ट रॉक हो, दोनों का, सपोज ये वाली आपकी हार्ड रॉक है, ये वाली सॉफ्ट रॉक है, आइडियली इनका इरोजन कैसे होना चाहिए था कि हार्ड रॉक तो इतनी बचती और सॉफ्ट रॉक इतनी सी बचती, लेकिन जब लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस डिन्यूडेशन होता है तो इरोजन सरफेस आती हैं, तो हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक दोनों ही इतनी ही बचेंगी, दोनों का सेम लेवल पे इरोजन हो जाएगा। मतलब सॉफ्ट रॉक भी यहाँ पहुँच जाएगी, ये भी यहाँ पहुँच जाएगी, बेस लेवल अचीव कर लेंगे, अल्टीमेटली वही इरोजन सरफेस है। हाँ, वो बात अलग है, इनका आइडेंटिफिकेशन उतना ईजी नहीं है। तो जो रिसेंट डायस्ट्रोफिज्म जैसे प्लेस्टोसिन एज है, उस टाइम के भी आपको जो रॉक्स है उनको फाइंड करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि अनइरोडेड फोल्ड्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं। तो इस वजह से एक चीज़ हम ज़रूर कह सकते हैं, वी शुड नेवर मेक मिस्टेक ऑफ कंक्लूडिंग दैट इफेक्ट ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इज नीदर ऑब्वियस नॉर स्ट्राइकिंग। चाहे इसका इन्फ्लुएंस दिख रहा हो चाहे ना दिख रहा हो, यहाँ पर आपको इन्फ्लुएंस दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि स्ट्रक्चर का कोई रोल नहीं है। दोनों केस में हार्ड रॉक में कम इरोजन हुआ है, सॉफ्ट रॉक में ज़्यादा इरोजन हुआ है, लेकिन आप ये थोड़ी कहोगे इस पर स्ट्रक्चर ने रोल प्ले नहीं किया, दोनों पर रोल प्ले किया। चाहे उसका इन्फ्लुएंस दिखे चाहे ना दिखे, हमें ये मिस्टेक कभी नहीं करना चाहिए कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का रोल ना तो ऑब्वियस है ना ही स्ट्राइकिंग है। द इफेक्ट्स आर देयर, इफेक्ट्स तो हैं, वो अलग बात है कि हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ से रोल आता है कि एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। अब अगर इस पूरी थ्योरी का हम इवैल्यूएशन देखें तो आप एक चीज देखोगे कि कई बार एक लैक ऑफ स्ट्रक्चरल कंट्रोल तो दिखता है, उसकी वजह से होमोजेनिटी ऑफ स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगी बहुत बार, लेकिन ये चीज जरूर कंक्लूसिव है कि नो वेरिएशन इन रॉक स्ट्रक्चर इज टू स्लाइट टू हैव सिग्निफिकेंस ओवर अ सफिशिएंट स्पैन ऑफ जियोलॉजिकल टाइम। अब इस लाइन का क्या मतलब है, मैंने इंग्लिश तो पढ़ दी, इंग्लिश नहीं लिखनी है ना वहाँ पर, ज्योग्राफी या जियोलॉजी लिखनी है। तो कंक्लूसिव ये है कि कोई भी वेरिएशन इन रॉक स्ट्रक्चर, किसी भी टाइप का वेरिएशन हो, लेकिन वो कभी भी इतना छोटा तो नहीं होता कि उसका सिग्निफिकेंस ना हो सफिशिएंट टाइम के ऊपर। बहुत लॉन्ग टाइम के ऊपर आपको उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जरूर दिखेगा। जैसे हमने बात की, अगर टाइम कम है, सपोज बहुत शॉर्ट टाइम है, तो फिर आपको ये स्ट्रक्चर ऐसी दिखेगी, ये इतनी रॉक आपको दिख जाएंगी शॉर्ट टाइम में, यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन लॉन्ग टाइम में क्या है, सिर्फ इतना इतना दिखेगा, ये वाला पार्ट बस ये। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। कंक्लूजन के लिए ये थॉर्नबरी की लाइन से आप एज सच इनको रख सकते हो। और E.H. ब्राउन की लाइन जो हमने यहाँ बात की थी, स्ट्रक्चर इज नॉट ऑलवेज द प्रिंसिपल कंट्रोल, नेवर द ओनली वन। आप चाहे तो इसको इंट्रो में डाल दो, आप चाहे तो इसको कंक्लूजन में डाल दो। एक चीज़ और है जहां थॉर्नबरी खुद अपने इस पॉइंट को कंक्लूड करते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, स्ट्रक्चर को इतना इजी नहीं है समझना, क्योंकि रॉक आइडेंटिफिकेशन टफ है, इरोजन सरफेस बन जाती हैं विद टाइम। तो जियोमॉर्फिक इंटरप्रिटेशन, अगर हम एरियल फोटोग्राफ को डेवलप कर लें तो जियोमॉर्फिक इंटरप्रिटेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रॉडर एप्लीकेशन जो इस प्रिंसिपल का है वो आपको तभी दिख पाएगा जब एरियल फोटोग्राफ्स एंड रिमोट सेंसिंग की चीज़ बेटर चलने लगेगी। अब सविंदर सिंह में कुछ फालतू चीज़ें दी हुई हैं, अगर आपको उनको लिखना हो तो आप नोट कर सकते हो, आंसर वहीं खत्म हो जाता है। इसी वजह से फैक्टर ऑफ स्ट्रक्चर मैंने यहाँ दिया। सविंदर सिंह ये कहते हैं कि स्ट्रक्चर को हम सिर्फ एंडोजेनेटिक फोर्सेज में नहीं ले सकते, नैरो सेंस में। उन्होंने कहा 3 चीज़ें आप इसमें ले लो, नेचर ऑफ रॉक यानी कि लिथोलॉजी, अरेंजमेंट ऑफ रॉक्स, देन रॉक कैरेक्टरिस्टिक। NAR अगर आप इसको रटना चाहो तो इस तरह से रट सकते हो, या LAC जैसे भी आपको रटना हो। L फॉर लिथोलॉजी, A फॉर अरेंजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक मतलब C। तो लिथोलॉजी में आता है कि इग्नियस है, सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक है। अरेंजमेंट ऑफ फोल्ड में, अरेंजमेंट ऑफ रॉक में फोल्डेड, फॉल्टेड, डोम्ड, यूनिक्लाइनल, होमोक्लाइनल या हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है। और रॉक कैरेक्टरिस्टिक में जो केमिकल कंपोजिशन, जॉइंट, परमेबिलिटी, पोरोसिटी, हार्डनेस। तो सविंदर सिंह ने बेसिकली जब बुक लिखी तो उन्होंने बस जो थॉर्नबरी की ये प्रिंसिपल्स हैं उनको 3 ग्रुप में डाल दिया। इसके कुछ एग्जाम्पल्स अगर आप देखना चाहो,
तो इग्नियस रॉक के एग्जांपल्स इंडिया में आपको दिखेंगे लावा प्लेट्यू, लावा प्लेट्यू में आपको दिखेगा फ्लूवियल इरोजन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर है, रॉक का स्ट्रक्चर है, इग्नियस की वजह से बना है, वहां दिख रहा है आपको फ्लूवियल इरोजन। ठीक है, और रिवर्स ने यहाँ पर बेसाल्टिक प्लेट्यू डेवलप किए हैं। यहाँ पर आपको वैलीज दिखेंगी, बड़ी बड़ी वैलीज दिखेंगी क्योंकि एक्टिव डाउन कटिंग हो गई है। तो आपको छोटे छोटे प्लेट्यू आपको दिखेंगे। डेक्कन प्लेट्यू अगर आप साउथ इंडिया में देखो तो आपको धारवाड़ प्लेट्यू अलग दिखता है, महाराष्ट्र प्लेट्यू अलग दिखता है, विदर्भ अलग है, ये अलग है। आप इनके बीच में देखो कोई ना कोई मेजर रिवर्स कहीं ना कहीं फ्लो होती है। तो आपको यहाँ पर या तो जो सेगमेंटेड प्लेट्यू दिखेंगे, सेगमेंटेड प्लेट्यू दिखेंगे, या मेसा दिखेंगे MESA, या फिर बट दिखेंगे। अब मेसा और बट यहां मत पूछना मेरे से क्या होता है। ठीक है, डीप लॉन्ग गॉर्जेस एंड कैनियंस दिख सकते हैं, कावेरी और कृष्णा रिवर में आप देखो। थिक बेसाल्टिक प्लेट्यू दिख सकते हैं, वो महाबलेश्वर में आपको बेसाल्टिक प्लेट्यू दिखेंगे। उल्हास रिवर जो है, उल्हास रिवर महाराष्ट्र की बहुत डीप गॉर्ज बनाती है। तो एग्जांपल अगर आपको रटने तो ये एग्जांपल्स आप रट सकते हो इस तरह से इग्नियस के। अभी हम देखते हैं सेडिमेंट्री के क्या एग्जांपल्स हैं। सेडिमेंट्री की वजह से आपको दिखेंगी, सेडिमेंट्री में आपको लाइमस्टोन आता है या कास्ट आता है, और जो भी आपको बेडलैंड टोपोग्राफी दिखेगी वो सेडिमेंट्री का है। ठीक है, बेडलैंड टोपोग्राफी, बेडलैंड टोपोग्राफी आपको पता है, इंडिया में एग्जांपल आप दे सकते हो कमेंट सेक्शन में अगर चाहे तो। ठीक है, चित्रकूट वाला एरिया, कई सारी मूवीज भी बनी है इसके ऊपर। अब जो मेटामॉर्फिक है, मेटामॉर्फिक अनलाइक इग्नियस एंड सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक का उतना ज़्यादा रोल नहीं दिखता क्योंकि उनका जो रेसिस्टेंस है ना वो यूनिफॉर्म है। जैसे एग्जांपल अगर आप लोग क्वार्ट्ज लो, स्लेट लो, नेस लो, तो इन चीज़ों का रेसिस्टेंट इरोजन के लिए यूनिफॉर्म है। लेकिन फिर भी माना कि मेटामॉर्फिक रॉक ज़्यादा रेसिस्टेंस देती हैं। जैसे मेटामॉर्फिक का एग्जांपल आप देखो, मार्बल हम बिछाते हैं ना घर में, तो वो इतनी जल्दी इरोड नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्बल कभी इरोड ही नहीं होती है। तो यहाँ पर चोरली ने ये चीज़ कही है कि मतलब इरोजन तो होगा, स्ट्रक्चर का रोल तो आएगा, कम ज़्यादा अलग बात है। फिर अरेंजमेंट ऑफ रॉक में फोल्डिंग में हमने ये बात देखी, इस तरह से फोल्डिंग में आपका आ सकता है ट्रेलीज, ड्रेनेज पैटर्न आ सकता है, TRELLIS ट्रेलीज ड्रेनेज पैटर्न आ सकता है। इन्वर्जन ऑफ रिलीफ आ सकता है, इन्वर्जन ऑफ रिलीफ को हमने RELEIF ये आ सकता है, IEF सॉरी, इन्वर्जन ऑफ रिलीफ आ सकता है। फॉल्टेड की वजह से फॉल्ट स्कारप आ सकते हैं, SCARP। डोम्ड स्ट्रक्चर की वजह से अगर आप देखो तो हॉगबैक स्ट्रक्चर तो दिखता है, हिमालयास का हॉगबैक स्ट्रक्चर दिखेगा, रिज दिखेंगे, क्यूसेटा दिखेंगे, या फिर रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, यहाँ बह रहा है, यहाँ बह रहा है, यहाँ बह रहा है, इस तरह के आपको ड्रेनेज पैटर्न, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न भी कहते हैं, तो डोम्ड स्ट्रक्चर की वजह से आएगा। तो इसी तरह से बाकियों के भी आप देख सकते हो, यूनिक्लाइनल या हॉरिजॉन्टल होमोक्लाइनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है यूनिफॉर्म डिप एंगल है। तो एक जनरल रीजनल टिल्ट होता है, इस तरह से चीज़ें दिखेंगी थोड़े से स्लोप के साथ। जैसे आप देखो साउथ इंडिया आपका ईस्ट साइड को ज़्यादा टिल्टेड है, तो वहाँ पर भी आपको क्यूसेटा टाइप की चीज़ें दिखेंगी, डिफरेंशियल इरोजन दिख सकता है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर में आपको टेबुलर टोपोग्राफी, मेसा, बट ये सब चीज़ें दिख सकती हैं। स्ट्रक्चरल बेंचेस दिख सकती है आपको, ग्रैंड कैनियन इसका एग्जाम्पल है, महाबलेश्वर प्लेट्यू। फिर रॉक कैरेक्टरिस्टिक में केमिकल कंपोजिशन, जिसमें हमने बात अगेन लाइमस्टोन की आप कर सकते हो। ठीक है, कि ये वाटर या ह्यूमिड कंडीशन में तो आपका लेस रेसिस्टेंट है, लेकिन ड्राई एरिया में ज़्यादा रेसिस्टेंट है। रॉक जॉइंट में आप मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन की बात कर सकते हो, अगर ज़्यादा जॉइंट्स हैं तो इजीली डिसइंटीग्रेट होगा। जॉइंट से ही परमिएबिलिटी डिफाइन होती है। परमिएबिलिटी मतलब कैपेसिटी ऑफ रॉक फॉर अलाउइंग वाटर टू पास, वाटर पासिंग कैपेसिटी। तो जितने ज़्यादा जॉइंट्स होंगे उतना ज़्यादा वाटर पास हो पाएगा। पोरोसिटी, परमिएबिलिटी आती है जॉइंट से। ठीक है, पोरोसिटी मतलब गैप्स, इस तरह की गैप्स जो हैं ये पोरोसिटी है, ये वाली चीज़, ये वाला पार्ट पोरोसिटी है। तो ज़्यादा जो पोरस रॉक्स हैं उनमें आप देखोगे
कि इवेपोरेशन कहीं ज़्यादा हो जाता है। पोरस रॉक्स में आप एक चीज़ अगर पेपर 2 के लिए एग्जांपल लेना चाहो तो पेट्रोलियम है। दुनिया का जो ज़्यादातर पेट्रोलियम है वो आपको पोरस रॉक से मिलता है, सेडिमेंट्री बेसिन्स और पोरस रॉक्स में मिलता है। देन रॉक हार्डनेस की वजह से, उसमें अगेन आपको जो भी एग्जांपल दे रहा हूँ पूरे हमने हार्डनेस की बात की। तो ये था अगेन पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर। तो हमें आंसर ऐसे ही लिखना है, बताना है कि स्ट्रक्चर का एग्जांपल देना। अगर मैं आपको समराइज करूँ इस पूरे क्वेश्चन को आप कैसे आंसर करोगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर को आप डिफाइन करोगे। स्ट्रक्चर होता क्या है, नैरो सेंस में क्या होता है और वाइड सेंस में क्या होता है। डिफाइन आप कर दिया, डिफाइन के बाद आप सीधे सीधे एक्सप्लेन करते जाओगे। हेडिंग्स आप देख लो क्या क्या हेडिंग्स हैं। इन सब हेडिंग्स में आप 2-2 4-4 पॉइंट लिख दो, आपका एग्जाम में अच्छा आंसर बन जाएगा। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है, देन इस थ्योरी को बताना है। थॉर्नबरी की जो थ्योरी है वो डेविस से मैच भी करती है। डेविस ने 3 चीज़ों की बात की, बहुत लोगों ने टाइम को फिर भी इग्नोर किया, लेकिन स्ट्रक्चरल प्रोसेस को तो बहुत लोगों ने इग्नोर नहीं किया। फिर आप ये ब्राउन की बात करोगे। देन स्ट्रक्चर की आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो, ठीक है, कि स्ट्रक्चर की जो मेन डेफिनेशन है वो डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। ये बहुत ज़्यादा आप एक्सप्लेन मत करना इस क्वेश्चन में, जब तक कि शॉर्ट नोट ना पूछ ले स्ट्रक्चर पर। फिर आप बताओ कि ये डोमिनेंट कंट्रोल फैक्टर कहाँ कहाँ है, वहाँ आपको एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। डोमिनेंट कंट्रोल फैक्टर में आप इरोजन सरफेस की बात कर सकते हो, ठीक है, और नैरो सेंस में हमें इसकी क्यों नॉलेज होनी चाहिए वो बता सकते हो। जो हार्ड रॉक या वीक रॉक है उनको रिलेटिव सेंस में हम क्यों यूज़ करते हैं वो आप बता सकते हो। क्लाइमेट का इम्पैक्ट आप बता सकते हो, जो कि एनीवेज हम इसके कॉन्सेप्ट 9 में पढ़ेंगे। फिर इसमें इश्यूज़ क्या आते हैं रोल ऑफ स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में, कि इरोजन सरफेस आपकी डेवलप हो जाती है विद टाइम, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आप दोगे। डेनोटेशन कंटिन्यूस होता है, तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको एरियल फोटोग्राफ विद टाइम हेल्प करेंगे, ये आप बताओगे कंक्लूजन में, ठीक है। ये लाइन ज़रूर बता देना, क्योंकि इन लाइन से ही WD थॉर्नबरी ने अपनी इस थ्योरी को समराइज़ किया है। तो ये 2 लाइन आप ज़रूर बताओगे कि हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए कि इफेक्ट ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अगर ऑब्वियस या स्ट्राइकिंग नहीं है तो ये है भी नहीं, ठीक है। फिर इवैल्यूएशन में आप ये चीज़ ज़रूर डालोगे। और कंक्लूसिव वाली ये लाइन रटो, जो लाइन मैंने यहाँ पर आपको स्ट्रेस देके बताई है वो आप ज़रूर करो, कि नो वेरिएशन इज रॉक स्ट्रक्चर इज टू स्लाइट टू हैव सिग्निफिकेंस ओवर अ लॉन्ग टाइम। मतलब ऐसा कोई भी वेरिएशन रॉक स्ट्रक्चर में नहीं हो सकता, छोटे से छोटा वेरिएशन भी लार्ज डिफरेंसेस क्रिएट करता है, एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। फिर आप यहाँ कंक्लूज, बेटर है कि इस लाइन को आप इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो, इनफैक्ट कंक्लूजन में डालो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ कंक्लूड कर रहे हो कि हाँ डोमिनेंट तो है लेकिन ओनली वन नहीं है। इंट्रोडक्शन के लिए मैंने आपको RJ स्मॉल की बात बताई दी थी कि स्ट्रक्चर को हम एंडोजेनेटिक फोर्सेस मानते हैं और जो आपका एक्सोजेनेटिक फोर्सेस है उनका भी रोल आता है। तो इंट्रो में आप डालो RJ स्मॉल का, जो मैंने इंट्रो में डाला हुआ एनीवेज, और कंक्लूजन में EH ब्राउन की बात करो। अल्टीमेटली एरियल फोटोग्राफ से इसको कंक्लूड कर दो। और अगर इतना करने के बाद टाइम बच जाए या हिम्मत बच जाए तो फिर ये सविंदर सिंह ने जो 3 क्लासिफिकेशन किए हैं इनको आप विद एग्जाम्पल डाल सकते हो। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।